आज हम शुरू कर रहे हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस में किस तरीके से आयन डिपॉजिट होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो सॉल्यूशन है उसमें यदि सिंगल आयन है तो कंडीशंस क्या होगी और मोर देन वन आयंस है तो कंडीशंस क्या होगी। ये चीज अपने को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो हम फर्स्ट लॉ को शुरू करते हैं, यदि बीच में बात आएगी तो उसको बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में इन्होंने क्या बताया कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज at their respective electrode is directly proportional to amount of charge passed। क्या मतलब है? मतलब यह है कि यदि हम सॉल्यूशन में से जितना चार्ज पास कराएंगे उतना ही अमाउंट सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा या डिस्चार्ज होगा। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि यदि हम चार्ज को बढ़ाते हैं तो डिपॉजिट होने वाला अमाउंट भी बढ़ता है और यदि चार्ज को कम करते हैं तो डिपॉजिट होने वाला डिस्चार्ज होने वाला अमाउंट भी घटता है। तो यहां से फैराडे ने जो रिलेशन दिया वो रिलेशन दिया W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या है? Q इज द चार्ज जो पास हुआ है या पास होगा। W क्या है? ये अमाउंट है जो क्या होगा, डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी आया है तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड Z। W इज इक्वल टू ZQ। अब ये Z क्या है? Z को यहां कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको यहां कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यहां पे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि यदि हम वन इक्विवेलेंट चार्ज पास करते हैं तो वन इक्विवेलेंट अमाउंट ही डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि इफ वन इक्विवेलेंट charge is passed then one equivalent is deposited और discharged। बहुत ही सिंपल लॉ है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पास कर दें तो वन इक्विवेलेंट ही अमाउंट डिपॉजिट होगा या डिस्चार्ज होगा। बहुत ही सिंपल सी बात। ये वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कैसे? आपको बता दें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। और यदि इलेक्ट्रॉन के वैलेंसी फैक्टर की बात करें, वैलेंसी फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होता है 1। तो यहां से देखा जाए तो वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के यदि हम चार्ज की बात करें तो ये चार्ज होता है लगभग
96500 कूलम, और इसी को कहा जाता है 1 फैराडे। क्या कहा जाता है? 1 फैराडे। ठीक है, तो यदि हम 1 फैराडे चार्ज पास करें, या कहा जाए 96500 कूलम चार्ज पास करें, या कहा जाए 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज पास करें, तो ये सभी 1 इक्विवेलेंट के बराबर हैं। यदि हम इतना चार्ज पास करते हैं तो जो अमाउंट डिपॉजिट और डिस्चार्ज होगा वो भी 1 इक्विवेलेंट होगा। क्लियर? अब यदि हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करें, इसको हम ये भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इन ग्राम। कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इन ग्राम, यानी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई ग्राम से। ये कैसे हुआ? जैसे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या कहते हैं? मोलर मास, मोलर मास इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोलर मास इन ग्राम। यदि हम कहें कि 1 मोल, तो 1 मोल इक्वल किसके बराबर होता है? मोलर मास को यदि हम ग्राम में दर्शा दें उसके बराबर होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि 1 मोल वाटर, तो हम क्या बोलते हैं? 18 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इन ग्राम। इक्विवेलेंट मास जो होगा, यदि इसको हम ग्राम में दिखाएं तो वो 1 इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं, इसको हम बोल सकते हैं 1 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास इन ग्राम, यानी ई ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से यदि हम फैराडे के लॉ को देखें, W इक्वल टू जेड क्यू है। यदि Q की वैल्यू हम 96500 कर दें कूलम, तो जो W की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ई ग्राम के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये भी 1 इक्विवेलेंट के बराबर है, तो ये भी 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो यहां से E इज इक्वल टू आ जाएगा जेड क्यू, सॉरी जेड 96500। तो जेड की वैल्यू यहां से आ जाएगी E बाई 96500। तो ये है जेड की वैल्यू E बाई 96500। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई E बाई 96500। यदि इस वैल्यू को उठाकर हम W इक्वल टू जेड क्यू में रख दें, यानी इस वैल्यू को यहां रख दिया जाए, तो W क्या बनेगा? ये बन जाएगा E क्यू बाई 96500। ठीक है, तो W इज इक्वल टू जेड क्यू में हमने जेड की वैल्यू रख दी थी, और ये बन गया था E क्यू बाई 96500। ठीक है, अब आपको पता है कि इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। यदि इस वैल्यू को इसमें रख दिया जाए तो W इक्वल टू हो जाएगा M इंटू क्यू बाई 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। M को यदि इस साइड में कर दें तो W बाई M हो जाएगा, और Q इक्वल टू जो होता है वो IT होता है, IT करेंट एंड टाइम 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। और W बाई M को कहा जाता है मोल N। तो यहां से फॉर्मूला जो सिंप्लीफाई होकर आएगा I इंटू टी 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये फार्मूला, यही सबसे सिंपल फार्मूला है, इसी का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यदि हमें यहां पर I की वैल्यू पता हो, T की वैल्यू पता हो और वैलेंसी फैक्टर पता हो, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट हुए हैं और कितने नंबर ऑफ मोल डिस्चार्ज हुए हैं। N यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। I क्या है? करंट। इसको हमें लेना किस में है? एम्पियर में। ये क्या है? टाइम,
लेना किसमें है, सेकंड में। और वैलेंसी फैक्टर ये हम निकाल लेंगे। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर निकालना बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाफ रिएक्शन यूज होती है और हाफ रिएक्शन होगी तो उसमें 100% इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उस इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर हम ये देख लेंगे कि पर मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए हैं या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उस पर मॉलिक्यूल से, और वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। देखो वैलेंसी फैक्टर देखने के लिए इन हाफ रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन टेकन। एक बैलेंस रिएक्शन आप ले लीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूं, A प्लस 2B प्लस 3C गिव 4D और साथ में 12 इलेक्ट्रॉन। ये हाफ रिएक्शन एक है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी सम्मिलित है, ये एक रिएक्शन है जो संतुलित है, ठीक है ना। अब यदि आपको वैलेंसी फैक्टर में से किसी का भी निकालना है तो वैलेंसी फैक्टर अभी मैंने बताया कि क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व और पर मॉलिक्यूल्स में। या यहां से हम सिंपली एक चीज और कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। किसी भी रिएजेंट का, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट में बन रहा हो, यदि हमें वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट से भाग दे दो तो आपको पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जैसे वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए देखना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है और इसका स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट 1 है तो हो जाएगा 12। यदि हमें बी का देखना है तो बी का क्या हो जाएगा, 12 बदो 6। सी का यदि आपको निकालना है क्या हो जाएगा, 12/3 क्या हो जाएगा 4। और यदि आप डी का भी निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 और इसका स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट 4, ये हो जाएगा 3। समझ गए बात को। तो वैलेंसी फैक्टर की कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ 96.5 एम्पियर करंट पास फॉर 1000 सेकेंड through molten NaCl, molten MgCl2 and molten AlCl3 solution respectively, then calculate the amount deposited at cathode of different electrolytes and total volume evolved at anode at STP। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमारे पास 3 मोल्टेन NaCl सॉल्यूशन है और 3 मोल्टेन सॉल्यूशन है, एक NaCl है, दूसरा MgCl2 है, तीसरा AlCl3 है, और इससे हम 96.5 एम्पियर की करंट पास कर रहे हैं 1000 सेकेंड के लिए। तो कैथोड पर NaCl में से कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, MgCl2 में से कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा और AlCl3 में से कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये हमें कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारे पास सेटअप है, एक बॉक्स है, इसमें हमने एक बैटरी के थ्रू 2 इलेक्ट्रोड को अटैच कर दिया है। पॉजिटिव सिरों से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड जो है एनोड है, निगेटिव सिरे से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड कैथोड है, और इसको मोल्टेन सॉल्यूशन में ले लिया। हमारे पास मोल्टेन ही सॉल्यूशन था तीनों, ये भी मोल्टेन है। अब मोल्टेन है तो उसमें सिंगल कैटायन होगा और सिंगल ही एनायन होगा। ठीक है, तो जो एनायन होगा वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगा और जो कैटायन होगा वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगा। कैथोड पर यह जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। और जो एनायन है वो एनोड पर जाएगा और एनोड पर जाने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और गैस है तो गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, सॉलिड है तो वहां पर भी वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आयन जाकर डिस्चार्ज हो रहा है और यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, तो इसको हम जनरली बोलते हैं डिपॉजिटेड और इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। ये वाली रिएक्शन जो होती है, ये वाली रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन
और ये वाली रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या बात बोला था कि जो करंट है वो है 96.5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 1000 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है n इक्वल टू आई इंटू टी बाई 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब हमें ये दोनों तो दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, ये चीज आसानी से निकल जाएगी। तो सबसे पहले पहला केस लेते हैं मोल्टेन NaCl का। और मोल्टेन NaCl को हमें देखें तो मोल्टेन NaCl जो होगा वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। और जो Na प्लस है ये कहाँ जाएगा, एट कैथोड, और जो Cl माइनस ये कहाँ जाएगा, एट एनोड। सुना रही बात? तो ये कैथोड पर जाएगा तो कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, ये Na इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा और बदल जाएगा सोडियम सॉलिड। और यदि हम सोडियम सॉलिड का यहाँ से वैलेंसी फैक्टर निकालें तो भी मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आएगा 1। क्लियर? अब इसका वैलेंसी फैक्टर आपने निकाल लिया। यदि आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हो तो Na आप देखो निकालो, 96.5 इंटू 1000 बाई 96500 इंटू 1, तो आप देखोगे सब कैंसिल्ड हो जाएंगे और आएगा ये 1 मोल, यानी सोडियम का 1 मोल जो होगा डिपॉजिट होगा। तो 1 मोल डिपॉजिट होगा तो 1 मोल बराबर हो जाएगा किसके, 23 ग्राम के। और साथ में आप जानते हो यदि हम इसका इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट इक्वल होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, यानी 1 इंटू 1 ये आएगा 1 इक्विवेलेंट। यानी हमने यदि 1 इक्विवेलेंट चार्ज पास किया था तो 1 इक्विवेलेंट सोडियम का डिपॉजिट हुआ। इसका मतलब 1 इक्विवेलेंट मैग्नीशियम का भी डिपॉजिट होना चाहिए, 1 इक्विवेलेंट ही एल्युमिनियम का भी डिपॉजिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोल्टेन MgCl2, मोल्टेन MgCl2 में आप देखो एक आयंस होगा Mg+2 और दूसरा आयन होगा Cl-। Mg+2 है तो कहां पर ये डिपॉजिट होगा, एट कैथोड, और Cl- कहां डिपॉजिट होगा, एट एनोड। क्लियर होनी बात? कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, थर्ड पर रिएक्शन होगी Mg+2, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू Mg सॉलिड। यहां से यदि आपसे Mg का वैलेंसी फैक्टर पूछा जाए तो आप बताओगे 2/1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आ रहा। तो यहां से मैग्नीशियम के मोल निकाला जाए तो 96.5 इंटू 1000 बाई 96500 इंटू 2, तो इसको आप चेक करो तो ये फाइनली आपका आएगा 1/2 मोल। यदि 1/2 मोल आया तो 1 मोल मैग्नीशियम का मास होता है 24 ग्राम, तो हाफ मोल का हो जाएगा 12 ग्राम। इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहां से इक्विवेलेंट देखिए कितना आ रहा है, 1/2 इंटू 2 यानी 1 इक्विवेलेंट। इतना ही आया था सोडियम का भी, क्योंकि हमने इक्वल अमाउंट चार्ज पास किया है तो इक्वल अमाउंट में ही कोई भी सब्सटेंस हो वो डिपॉजिट भी होगा या डिस्चार्ज होगा। तीसरा केस लेते हैं मोल्टेन AlCl3। मोल्टेन AlCl3 में ये हो जाएगा Al+3 Cl-, ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और ये कहाँ जाएगा, एनोड पर। कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन एन करके बदल जाएगा एल्युमिनियम सॉलिड में। देखिए हम एनोड वाली बात जो है वो पहले कैथोड की कर लेते हैं, फिर एनोड की बात करेंगे, क्योंकि सब में एक समान आयन है तो एक ही तरह की रिएक्शन होगी, तो हर जगह अलग अलग निकालने की वजह हम एक ही जगह खाली निकाल लेंगे कि क्या आंसर आएगा। जो एक में आएगा वही तीनों के लिए इक्वल अमाउंट में आएगा और वही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम पहले इसलिए कैथोड की बात कर रहे थे।
Al + 3 इलेक्ट्रॉन Al। अब यहां से यदि आपसे वैलेंसी फैक्टर पूछा जाए एल्युमिनियम का तो बताइए क्या आएगा? 3/1, 3 आएगा। क्लियर? तो यहां से यदि आप एल्युमिनियम के मोल्स निकालो तो 96.5 × 1000 बाई 96,500 × 3, तो यह आ गया आपका 1/3 मोल। 1 मोल एल्युमिनियम का जो मास होता है वो होता है 27 ग्राम। तो 27 ग्राम का 1/3 कर दोगे तो हो जाएगा 9 ग्राम। क्या ये इक्विवेलेंट के बराबर होगा? बिल्कुल होना चाहिए। ये भी 1 इक्विवेलेंट के बराबर होगा, तो इक्विवेलेंट = 1/3 मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर यानी 1। ये भी 1 इक्विवेलेंट आ रहा, ये भी 1 इक्विवेलेंट आ रहा। आपने उसमें भी देखा था NaCl में भी कि वो भी 1 इक्विवेलेंट आया था। ओके, थैंक यू।